गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10th यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। और आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको सभी के आंसर्स यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे नीचे लिखे हुए वोट को भी क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ वोट को क्लिक कर देंगे तो लिखा आएगा वोटेड, और जब यहाँ वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है। चलिए, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेखिक बहुपद के बारे में सीखा था कि रेखिक बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। हम लोगों ने द्विघात बहुपद के बारे में सीखा था यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। और हमने त्रिघात बहुपद के बारे में सीखा था यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा थोड़ा सा इन सब चीज के बारे में? जल्दी से बताइए एक बार। क्या कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि सर रेखिक बहुपद के बारे में हमने ये पढ़ा था और द्विघात बहुपद के बारे में हमने ये पढ़ा था? कोई भी बच्चा बताइए एक बार। भाई याद है किसी को? नहीं है ये बताओ पहले। पहले यस तो सर। हाँ, तो बच्चे आप एक बार कोशिश कीजिए, आपको जो भी कुछ याद है अब वो बताइए। सर, ऐसा बहुपद है जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, वो रेखिक बहुपद होता है। ठीक है, वेरी गुड। बाकी द्विघात बहुपद? सर, जिसमें चर की घात दो हो सर, वो द्विघात होता है। जिसमें चर की घात अधिकतम घात कितनी हो? दो हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। वेरी गुड। तो यानी कि ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था और ये आप लोगों को याद है। एक बार हम जल्दी से आपको रिवाइज करा देते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, ज्यादातर सभी बच्चों को वैसे याद होगा क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो आप लोग किसके बारे में सीख गए थे लास्ट क्लास में? हमने रेखिक बहुपद के बारे में सीख लिया था। भाई रेखिक बहुपद क्या होता है? आपको होगा सर एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। कितनी हो? एक हो, उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। और या फिर एक घात वाले बहुपद को हम रेखिक बहुपद भी कहते हैं। सर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखो तो 3x+7। भाई इसमें चर कौन है? x है। और इसमें x की यानी कि चर की अधिकतम घात कितनी है? एक है। तो आप कहोगे कि यहाँ पर सर x जो चर है उसकी अधिकतम घात एक है, इसलिए हमारा रेखिक बहुपद है। सर इसी तरीके से अगर यहाँ देखा जाए दूसरे उदाहरण के अंदर, तो सर यहाँ चर y है और y की अधिकतम घात कितनी है? एक है। तो आप कह सकते हैं चर y की अधिकतम घात एक है, इसलिए ये भी क्या है? हमारा एक रेखिक बहुपद है। और बच्चे हमें याद रखना है, क्या याद रखना है? कि जो रेखिक बहुपद होते हैं वो किसके जैसे दिखते हैं? आप कहोगे सर जो रेखिक बहुपद होते हैं उनका जो व्यापक रूप होता है वो ax+b के जैसा होता है। कैसा होता है? ax+b के जैसा होता है। और जहां पर a कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो हमारे रेखिक बहुपद होते हैं वो हमें ax+b यानी कि एक चर उसके अंदर होता है और सर साथ में कोई संख्या भी होती है। अब जरूरी नहीं है ये हो चाहे ना हो। जैसे कि आपसे कोई पूछे -3z, क्या ये आपका रेखिक बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर ये रेखिक बहुपद है क्योंकि इसके सर अंदर एक चर z है जिसकी अधिकतम घात एक है। क्लियर सभी को? चलिए, दूसरा अगर हम बात करें द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। या फिर दो घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ने लिखा है x² - 6x+8। अब आप कहोगे सर इसमें चर कौन है? चर तो x है, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। और x की अधिकतम घात कितनी है? आप कहोगे सर यहां पर तो घात एक है और यहाँ घात दो है, यानी कि इस पूरे के पूरे बहुपद में x की जो अधिकतम घात है सर वो दो है। तो आप कह दोगे सर यहाँ जो चर है उसकी अधिकतम घात दो है, इसलिए ये बहुपद क्या है हमारे पास में? द्विघात बहुपद है। ठीक है, हमें याद रखना है कि जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो कैसा होता है? सर ax² + bx + c = 0, कुछ ऐसा दिखता है। सॉरी, c = 0 आप लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन पर वो आपको ऐसा दिखेगा ax² + b + c वाला। लेकिन पर यहाँ a कभी जीरो नहीं हो सकता। अब किसी बच्चे के मन में ख्याल आएगा सर b जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। c जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि आपसे कोई पूछे -3x², क्या बच्चे ये एक आपका द्विघात बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर ये एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें चर x है और सर इस चर की अधिकतम घात कितनी है? दो है। क्लियर सभी को? पर ए यस जीरो नहीं सर। हो सकता, यानी कि x² का गुणांक कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ जीरो हो सकता है। ठीक है, चलिए, सिर्फ त्रिघात बहुपद के बारे में हमने सीखा था। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात तीन होती है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। और
जैसे कि यहाँ इस एग्जाम्पल में पूछा जाए कि ये आपको दिखाया गया कि एक्स क्यूब प्लस 8x² माइनस 7x प्लस 2, तो आपको यहाँ चर कौन है? आप कहोगे सर यहाँ पर चर x है और x की अधिकतम घात कितनी है? आप कहोगे सर x की अधिकतम घात 3 है। तो आप लिख दोगे कि चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह बहुपद हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे कि ये वाला तो उदाहरण यही है, कुछ इस तरीके से भी आपको दिख सकता है। क्या ये आपका एक त्रिघात बहुपद है? अब आपको देखना पड़ेगा कि त्रिघात बहुपद है या नहीं। तो आप क्या करोगे, आपको पता है ये लिखा हुआ है, तो आप सबसे पहले इसके अंदर गुणा करके देखोगे। भाई आपने जब गुणा करी तो ये कितना बन जाएगा? जेड की गुणा जेड स्क्वायर में की तो जेड क्यूब प्लस जेड की गुणा 3 जेड में की तो कितना आ गया? 3 जेड स्क्वायर। अब आप कहोगे हाँ सर ये भी क्या है हमारे पास में? एक त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद क्या 6y क्यूब हमारे पास में त्रिघात बहुपद है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे चर y है और y की अधिकतम घात 3 है, तो हम कह देंगे सर 6y क्यूब भी हमारे पास में क्या एक त्रिघात बहुपद है। और हमें याद रखना है कि जो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जहां पर a कभी जीरो नहीं हो सकता, बाकी b c d जीरो हो सकते हैं। जैसे कि 6y³ में आप देखोगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 6 है, बाकी b c d की वैल्यू 0 है। क्लियर सभी को? यस सर। सर ठीक है, ठीक है। अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो लास्ट क्लास में रह गए थे त्रिघात बहुपद के। ठीक है, चलिए देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 63। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। और अगर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको समझा देते हैं कि लिखा क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक त्रिघात बहुपद नहीं है? त्रिघात बहुपद नहीं है। यहाँ पर जो बहुपद लिखा है वो लिखा है y² प्लस 7y प्लस y³। यहाँ पर जो बहुपद लिखा है वो लिखा है 5z³। यहाँ पर जो बहुपद लिखा है वो लिखा है 3p³ माइनस 2p की घात 4। और यहाँ पे लिखा है हमारे पास में z प्लस z² माइनस 8z³। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा बहुपद एक त्रिघात बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे जल्दी से। प्लीज सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 4 बच्चों का आंसर आया, क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। भाई 4 बच्चों का आंसर आया है और क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं, तो बाकी के 2 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से वोट कीजिए। बाकी के 4 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से वोट कीजिए। छह बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी अभी भी 2 बच्चे बाकी हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 7 बच्चों का आंसर आ गया है, 1 बच्चे अभी भी बाकी हैं। तो आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ओपन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में भेज सकते हैं। भाई अगर एक बच्चे का आंसर नहीं आया है, अगर आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेज सकते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग जाइए एक बार जरा पोल सेक्शन में। क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हैं? बताइए, आप एक बार पोल सेक्शन में जाइए, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? बोलिए मीरा। सर ए ऑप्शन है सर, और सी ऑप्शन 3 है, और सर डी ऑप्शन 3 है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन 1 बच्चे ने, सी ऑप्शन 3 बच्चों ने और डी ऑप्शन 3 बच्चों ने। लास्ट क्लास में भी हमने आपको ये बताया था
कि अगर आप इन सवालों को भी सही नहीं कर सकते तो बाकी तो आप क्या ही सही करोगे, ये हमें बताइए। बच्चे यहाँ पर सिर्फ आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बहुपद एक त्रिघात बहुपद नहीं है। भाई त्रिघात बहुपद कौन से होते हैं? ऐसे बहुपद जिनकी घात कितनी होती है, अधिकतम घात 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। अभी पढ़ाया भी था, रिवाइज भी कराया, समझाया भी। अब आप अगर पहले एग्जाम्पल को देखोगे तो आप कहोगे सर इस पूरे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो यहाँ चर y है और सर y की जो अधिकतम घात है वो 3 है। हम कह देंगे कि ये क्या है, हमारे पास में त्रिघात बहुपद है। यहाँ बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ये तो त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसमें y की अधिकतम घात 3 है। अगर देखा जाए 5z3, आप कहोगे सर यहाँ पर भी एक ही चर है z और z की घात कितनी है? 3 है। सर ये भी हमारे पास में क्या हो गया? ये भी हमारे पास में एक त्रिघात बहुपद हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में 3 p की घात 3 माइनस 2 p की घात 4। आप कहोगे सर यहाँ चर कौन है? यहाँ चर p है और p की अधिकतम घात कितनी है? 4 है। तो बच्चे p की अगर अधिकतम घात 4 है तो ये त्रिघात बहुपद तो नहीं हो सकता, ये त्रिघात बहुपद तो नहीं हो सकता। ठीक है। और अगर नीचे वाले को देखें तो यहाँ चर कौन है? z है और z की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ये भी हमारे पास में त्रिघात बहुपद है। हमसे यही पूछा गया था कौन सा बहुपद त्रिघात बहुपद नहीं है, तो ये वाला बहुपद त्रिघात बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 4 है। क्लियर सभी को? तो आप कहोगे सर ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कि ये त्रिघात बहुपद नहीं है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि ये त्रिघात बहुपद नहीं है। अब देखो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आप इतने आसान सवाल भी सही नहीं करोगे तो फिर क्या कौन से ही सवाल आप लोग सही करोगे? सिर्फ पहचानना है हमें कि कौन त्रिघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद नहीं है। जल्दबाजी में आंसर मत करो, आप उनको समझ लो। आपको एक एग्जाम्पल दिया गया था कि अगर कहीं 5z³ लिखा होगा तो वो भी त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसमें चर z है और z की अधिकतम घात 3 है। अगर कहीं ऐसा लिखा होगा y² प्लस 2, तो बच्चे आप पहले इसको गुणा करके देख लोगे तो कितना हो गया? यहाँ पे बनेगा y³ प्लस 2y। यहाँ पर चर y है और y की अधिकतम घात 3 है, ये भी त्रिघात बहुपद है। तो आप लोग पहले उनको अच्छे से चेक करो, तब आप अपने आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करो जो आपसे पूछा गया है। या तो ये पूछा जा रहा है कि त्रिघात बहुपद है या फिर ये पूछा जा रहा है कि त्रिघात बहुपद नहीं है। क्लियर सभी को? चलिए देखिए, आप लोगों के सामने सवाल नंबर 64 है, 64 है, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित बहुपद में त्रिघात बहुपद को पहचानिए। यहाँ कुछ बहुपद लिखे हुए हैं और आपको उनमें से त्रिघात बहुपद को पहचानना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए पोल सेक्शन आपका ऑन कर दिया गया है और चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है। देखिए कोई अगर ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, बाकी आप लोग ट्राई करो। आपको त्रिघात बहुपद की पहचान करनी है कि त्रिघात बहुपद कौन सा है। तो बच्चे यहाँ पर लिखा है y, सॉरी यहाँ पर लिखा है हमारे पास में, एक सेकंड हम सही लिख देते, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास में y और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5y² प्लस y³ पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लिखा है x प्लस 1 और गुणा में लिखा हुआ है x² प्लस 3। तीसरा ऑप्शन 5 माइनस 2 y की घात 4। चौथा ऑप्शन 8 प्लस 2 z की घात 2 प्लस 3 z की घात 5। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपसे पूछा गया कि त्रिघात बहुपद को पहचानिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? त्रिघात बहुपद कौन सा है? चलिए चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी हमारे पास में 2 बच्चे और बाकी है। अभी हमारे पास में 2 बच्चे और बाकी हैं, जल्दी से वो भी अपना आंसर वोट करें। और बच्चे अपना आंसर आप लोगों को याद भी रखना है कि आपने कौन सा आंसर आपने वोट किया है। ठीक है, चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया, अभी 1 बच्चे और बाकी है। अपने आंसर याद रखना कि आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। ठीक है, चलिए 1 बच्चे को रहता है तो आपके पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं कि आप भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। चलिए सभी का आंसर आ गया और अब हम आपका पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और हम आपका चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। देखो 7 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 7 के 7 बच्चों का आंसर आया है पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, चैट सेक्शन ऑन है। अब हमें अपने आंसर सभी बच्चे चैट सेक्शन में भी लिखकर भेजेंगे। सभी बच्चे अपने आंसर
एक बार चैट सेक्शन में भी लिख कर भेजेंगे जल्दी से, या फिर माइक ओपन करके बताओगे, बताओ जल्दी, जैसे भी आपका मन करे। ठीक है, ठीक है। अमित और पूनम रानी के नाम से, अमित और पूनम रानी के नाम से, और मीरा गौतम, अमित, अमित, पूनम रानी और मीरा। ठीक है, ये ऑप्शन इन लोगों ने भेजा है। और अरुण नागर के नाम से, ए ऑप्शन, अरुण नागर के नाम से। और अरुण के साथ में एक बच्ची है शिवानी के नाम से, शिवानी के नाम से। गड़बड़ मत करो, सबका फुल सेक्शन में डाटा मैच कराएंगे अभी हम। हिमांशी का भी ए, हिमांशी का भी ए। और हिमांशी ने कुछ कमेंट भी किया है कि गलती से डी लग गया। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन जिस बच्चे ने लगाया है उसका नाम हिमांशी है, और हिमांशी ने अपना आंसर ए ऑप्शन वोट किया है चैट सेक्शन में। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं बी ऑप्शन वाले कितने बच्चे थे क्लास के अंदर। बी ऑप्शन भेजा है पूजा सैनी ने और टीना ने, टीना ने और पूजा सैनी। ठीक है, तो ये दो बच्चे तो ये हो गए हैं, और ये 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे ये हो गए। ठीक है, चलिए सभी के नाम सामने, और बिल्कुल यही डाटा हमारे पोल डाटा में भी आया है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप लोग जाके देख सकते हो, पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट जाके देखिए, आपको दिखेगा कि ए ऑप्शन 4 लोगों ने भेजा है और बी ऑप्शन 2 लोगों ने भेजा है। क्योंकि जो डी ऑप्शन भेजा था एक बच्चे ने, हिमांशी ने, उसने अपना करेक्ट कर लिया कि उसने भी ए ऑप्शन भेजा है। ठीक है, और बाकी एक बच्चे ने बाद में क्लास ज्वाइन किए, उसने भी ए ऑप्शन अपना सेंड किया है। तो पहले 4 दिखेंगे आपको पोल सेक्शन में, एक हिमांशी बढ़ गई 5 और एक बच्ची और बढ़ गई 6। तो यहाँ पर आपको 6 दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको 2 दिखाई देंगे। क्लियर? चलिए, अब आप लोग देखकर बताइए हमें, आप लोगों से पूछा क्या गया है, आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित बहुपद में त्रिघात बहुपद की पहचान कीजिए। अब नीचे से शुरू करते हैं डी ऑप्शन से। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ चर कौन है, जेड है, और यहाँ जेड की अधिकतम घात कितनी है 5, तो ये द्विघात बहुपद तो नहीं हो सकता। अब इस वाले बहुपद को अगर देखा जाए तो यह चर कौन है y, और y की अधिकतम घात कितनी है 4, यानी कि ये भी त्रिघात बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि हमें चर की अधिकतम घात कितनी चाहिए, हमें चर की अधिकतम घात 3 चाहिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये तो दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते सीओडी। अब बात करते हैं बी ऑप्शन और ए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप ए ऑप्शन को देखेंगे, अगर आप ए ऑप्शन को देखेंगे तो लिखा है y, फिर लिखा है 5y की घात 2 प्लस y की घात 3। आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि अगर कहीं लिखा है y और ब्रैकेट में लिखा है y स्क्वायर प्लस 2y, तो बच्चे पहले आप इसे गुणा करोगे, y स्क्वायर की गुणा y में करोगे तो y की घात 3, और y की गुणा 2y में करोगे तो 2y की घात 2 आएगा। इसी तरीके से जब आप y की गुणा अंदर करोगे तो ये बनेगा 5y की घात 3 प्लस इस y की गुणा y की घात 3 में करोगे तो बनेगा y की घात 4। और ये ऑप्शन भी अब आप कहोगे कि ये त्रिघात बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर तो है y और y की अधिकतम घात कितनी है 4 है, यानी कि ए ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी चर की अधिकतम घात 4 है। अब ये बताओ कितने बच्चों को क्लियर हुआ, पहले ये बताओ भाई। ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप अंदर गुणा करोगे y की 5y स्क्वायर में तो बनेगा 5y की घात 3, और जब आप y की गुणा करोगे y की घात 3 में तो बनेगा y की घात 4। बताइए कितने लोगों को क्लियर हुआ कि त्रिघात बहुपद नहीं है। अपना आंसर आप लोग चैट सेक्शन के अंदर भेज सकते हो कि कितने लोगों को क्लियर हुआ कि ए ऑप्शन भी हमारा सही आंसर नहीं है। ठीक है, यानी कि काफी सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया कि ए ऑप्शन हमारा सही आंसर नहीं है। उन्होंने पता है क्या क्या है, उन्होंने सिर्फ यहाँ y की घात 3 देखा है, उन्होंने सिर्फ यहाँ y की घात 3 देखा है और लपेट दिया है, ये y की घात 3 दिख रही है, ये हमारा त्रिघात बहुपद होगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये y की घात 3 जब y से गुणा होगा तो y की घात 4 बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बी ऑप्शन को। देखो यहाँ लिखा है x प्लस 1 और इसकी गुणा हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस 3 से। बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक द्विघात, यानी कि जो हमारे पास में, सॉरी, द्विपदी,
हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक पदी ऐसा होता है जिसके अंदर एक पद होता है, फिर द्विपदी जिसके अंदर दो पद होते हैं। तो हमने ऐसी गुणा पढ़ी थी कि द्विपदी को द्विपदी से कैसे गुणा करते हैं, यानी कि एक बाइनोमियल को एक बाइनोमियल से कैसे गुणा करते हैं। आप x की गुणा x स्क्वायर में करोगे, x की घात 3 आएगा। आप x की गुणा प्लस के 3 में करोगे तो प्लस के 3x आएगा। आप 1 की गुणा x स्क्वायर में करोगे तो प्लस का x स्क्वायर आएगा। और आप 1 की गुणा 3 में करोगे तो प्लस का 3 आएगा। यानी कि आपके पास में आ गया x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अब आप देखोगे अगर इस बहुपद को, तो इसमें चर कौन है, x है, और x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 3 है। तो ये आपका एक त्रिघात बहुपद है। अब बताइए कितने बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार माइक ओपन कीजिए और बताइए सभी को क्लियर है ना? ठीक है, अगर सभी Yes, को sir. क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहां तक तो हम लोगों को सारी चीज क्लियर हो चुकी है कि हम लोगों ने कुछ बहुपद के बारे में सीख लिया है। हमने रेखिक बहुपद के बारे में सीख लिया है, हमने द्विघात बहुपद के बारे में सीख लिया है, और हमने त्रिघात बहुपद के बारे में सीख लिया है। अगर हम इनके व्यापक रूप की बात करें, यानी कि अगर हम इनकी जनरल फॉर्म की बात करें, तो आपको बताया गया था जो रेखिक बहुपद होते हैं वो ax प्लस बी की फॉर्म के होते हैं, और a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। यानी कि अगर अधिकतम घात की बात करें तो इसमें डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की, यानी कि बहुपद की घात क्या होती है? सर यहाँ पर चर x है, x की अधिकतम घात 1 है, तो हम कहेंगे सर रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है। एग्जाम्पल की बात की जाए, आप कुछ भी लिख दो, आप लिखे सर 3x प्लस 4, ये क्या है हमारे पास में? एक रेखिक बहुपद है। अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो सर इसका जो व्यापक रूप जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सर a 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी 0 हो सकता है, बस a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। यानी कि आप कहोगे सर जो द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी जो डिग्री होती है, जो घात होती है वो 2 होती है। और एग्जाम्पल की बात करो तो आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यानी कि ये क्या है हमारे पास में? एक द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, त्रिघात बहुपद आप कहोगे सर व्यापक रूप क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और यहाँ पर a कभी 0 नहीं हो सकता, बाकी b c d 0 हो सकते हैं। अधिकतम घात कितनी है भाई? 3। तो आप कहोगे सर डिग्री कितनी होती है उसकी? 3 होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो सर 6 z की घात 3, ये भी एक त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे समीकरण यानी कि इक्वेशंस क्या होती है। समीकरण यानी कि इक्वेशंस क्या होती है। देखिए अगर हम समीकरण इक्वेशन की बात करें तो आप कहोगे सर एक समीकरण दो व्यंजक की समानता को दर्शाता है। सर इसका क्या मतलब है? यानी कि जो एक समीकरण होता है वो दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। व्यंजक आप लोग जानते हो भाई, आप लोगों ने विजय व्यंजक भी पढ़ रखा है और आप लोगों ने अंगणितीय व्यंजक भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो समीकरण क्या होता है? समीकरण होता है जो दो व्यंजकों की समानता यानी कि उनकी इक्वलिटी को बताता है। ठीक है, जैसे कि अगर उदाहरण की बात करें तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि एक व्यंजक है हमारे पास में, ये एक व्यंजक है x+2 और ये एक व्यंजक है 0, और ये दोनों व्यंजक आपस में कैसे हैं? समान है, बराबर है। ठीक है, यानी कि एक समीकरण दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। अब अगर बात करें तो ये हमारा विजय व्यंजक है, ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक, और अगर बात करें तो ये हमारा अंगणितीय व्यंजक है, और दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इतना क्लियर हो सभी को? बोलिए। Yes, sir. समीकरण होता है दो Yes, व्यंजक। sir. बिल्कुल बताते हैं एक बार। देखिए ये एक व्यंजक जो होता है हमारे पास, सॉरी एक समीकरण जो होती है हमारे पास में, एक समीकरण जो होती है हमारे पास में वो क्या करती है? वो व्यंजकों की समानता को दर्शाती है। क्या करती है? वो व्यंजकों की यानी कि दो व्यंजकों की समानता को दर्शाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, आप कहोगे सर x+2 बराबर 0। भाई ये भी एक व्यंजक है, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी एक व्यंजक है, ये अंगणितीय व्यंजक है, और ये दोनों व्यंजक कैसे बराबर है? भाई इस बराबर के निशान से ही तो ये दोनों समान है। तो आप क्या कहोगे? हाँ सर ये क्या है? दोनों एक जैसे हैं यानी कि दोनों बराबर हैं। तो आप कहोगे कि ये क्या हमारे पास में एक बताइए।
सर। ठीक है, ये एक समीकरण है हमारे पास में। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि यानी कि एक समीकरण के दो पक्ष होते हैं। एक समीकरण के कितने पक्ष होते हैं? एक समीकरण के दो पक्ष होते हैं। ठीक है, अब दो पक्ष का क्या मतलब है सर? एक तो बाया पक्ष होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक तो बाया पक्ष होता है लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि समीकरण जो होती है, जैसे कि सर आपने कहा कि सर ये एक समीकरण है क्योंकि इसमें इक्वल टू का निशान है, ये समानता का निशान बता रहा है कि एक समीकरण है। तो सर इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो देखो जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड की तरफ है, बाएं पक्ष, बाएं हाथ की तरफ है, वो आपका बाया पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी, लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी। और जो इक्वल टू के आपके सीधे हाथ की तरफ है यानी कि दाएं हाथ की तरफ है, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका राइट हैंड साइड कहलाएगा, यानी कि दायां पक्ष कहलाएगा। यानी कि जो सीधे हाथ की तरफ है वो दायां पक्ष, जो उल्टे हाथ की तरफ है बायां पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और दोनों पक्षों के बीच में हमेशा क्या होगा? एक समानता यानी कि एक इक्वल टू का चिन्ह होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि ये हमारे पास में बायां पक्ष है, ये हमारे पास में दायां पक्ष है, और ये दोनों पक्ष क्या हमारे बराबर है। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। आपसे अगर पूछा जाए x+2, बताइए क्या ये समीकरण है? बताइए क्या ये समीकरण है? बताइए क्या ये समीकरण है? बोलिए। यस सर। नो सर। हाँ, कुछ बच्चे बोले यस सर, कुछ बच्चे बोले नो सर। आप कहोगे सर x+2 समीकरण नहीं है। सर x+2 में आपको इक्वल टू का निशान कहाँ दिखा? बताओ, कहीं दिखा इक्वल टू का निशान? आप कहोगे सर। निशान नहीं दिखाई दिया। जब आपको इक्वल टू का निशान नहीं दिखाई दिया तो आप कहोगे सर x+2 हमारा समीकरण तो नहीं है। हाँ सर, इतना जरूर कह सकते हैं कि सर ये बहुपद है। क्या कह सकते हैं हम इसको? कि सर एक बहुपद यानी कि पोलिनोमियल है। और अगर सर आप और डिटेल में जाना चाहते हो तो सर यहाँ चर x है, x की अधिकतम घात 1 है, तो हम कह सकते हैं कि सर ये एक रेखिक बहुपद है, यानी कि एक लीनियर पोलिनोमियल है। इतना क्लियर हो सही बच्चों को? बोलिए। यस सर। ठीक है, और अगर हम इसमें इक्वल टू 0 भी लगा दें, x+2 बराबर 0, क्या अभी एक समीकरण है? आप कहोगे हाँ सर, इसमें इक्वल टू दिखा, इसमें इक्वल टू दिखा, तो अब हम कह देंगे यस सर, ये एक इक्वेशन यानी कि ये एक समीकरण है, यानी कि एक समीकरण है। क्लियर सभी को? और सर इक्वल टू के उल्टे हाथ की तरफ जो होगा ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाया पक्ष कहलाएगा, और जो सीधे हाथ की तरफ होगा ये आपका राइट हैंड साइड यानी कि दाया पक्ष कहलाएगा। यानी कि जो बाया पक्ष है वो x+2 है और जो दाया पक्ष है वो 0 है। क्लियर सभी को? यस सर। यस ठीक, सर। तो आपसे दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो, अब इससे क्या ही क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर भी आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उनके आंसर अच्छे से करने हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सबसे पहले हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। 65 के लिए हमने आपका पोल सेक्शन क्या कर दिया बच्चे? ऑन कर दिया है। देखो सभी के सामने आ गया है कि नहीं आया पोल सेक्शन 65 के लिए? देखो, आ गया। आपसे पूछा गया है क्या x+2 बराबर 4 एक समीकरण है? क्या x+2 बराबर 4 एक समीकरण है? चलिए सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, ये आप लोगों का आंसर काफी कम बच्चों ने भी आंसर किया है। सर। हाँ बच्चे, सर मेरा आंसर ए है सर, मेरा आंसर बी गलती से लग गया। ठीक है। बाकी अभी भी दो बच्चे तो बाकी रहते हैं, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी भी दो बच्चे बाकी रहते हैं। चलिए, तो अभी एक बच्चा बाकी रहता है, बाकी सभी का आंसर आ गया है। पूजा सैनी के नाम से बच्चे ने हैंड राइज किया। बच्चे माइक ओपन करके बोलिए। सर गलती से हो गया। ठीक है, तो अभी एक बच्चा बाकी रहता है, 5 सेकंड आप लोगों के पास में। 5, भाई आप भी वोट कर दो, सिर्फ एक ही बच्चा बाकी रह गया है। 5, 4, 3, 2, 1, और उन्होंने वोट अपना आंसर
नहीं किया है। चलिए आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है। रिजल्ट देखना चाहते हो तो आप पोल सेक्शन का रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, देख लिया सभी ने रिजल्ट? यस सर। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें हमें इक्वल टू का निशान दिखाई दे रहा है, तो सर ये समीकरण पक्का होगा। ठीक है, तो आपने कहा हाँ सर ये एक समीकरण है। सभी का आंसर ठीक है। पूजा का गलत हो गया तो उन्होंने बोल दिया कि उनका भी गलती से बी दब गया है, बाकी आंसर ए है। ठीक है, चलिए अब आपके पास में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। ठीक है, निम्न में समीकरण की पहचान कीजिए। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद है, हमने ऑन नहीं किया था, हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 66 के लिए पोल सेक्शन हमने आपका ऑन कर दिया है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग सभी बच्चे जाइए क्वेश्चन नंबर 66 में, आप अपना आंसर भेजिए कि बताइए इनमें से समीकरण कौन है। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि 5 बच्चों का आंसर आ गया है, सिर्फ 3 बच्चों का आंसर बाकी है, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से करें। लास्ट 2 बच्चों का आंसर बाकी है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के सामने पोल सेक्शन का रिजल्ट भी है, आप लोग साथ के साथ ही देख लो, क्योंकि हम चैट सेक्शन आपका ऑन नहीं कर रहे हैं अभी। तो आप लोगों ने आंसर देखा, बताइए एक बार। चैट पोल यस सेक्शन सर। 7 बच्चों ने आंसर किया, 8 बच्चे क्लास के अंदर हैं, एक बच्चा आंसर कर ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आपसे पूछा गया है निम्न में से समीकरण की पहचान कीजिए कि ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। बताइए इनमें समीकरण कौन है, क्वेश्चन कौन है। इक्वल टू का साइन है, आप कहोगे सर नहीं है, तो ये हमारा समीकरण नहीं हो सकता। कैसे में इक्वल टू का साइन है, आप कहोगे सर नहीं है, तो ये भी हमारा समीकरण नहीं हो सकता। आप कहोगे इक्वल टू का साइन है, आप कहोगे हाँ सर ये रहा। तो जहां पर भी इक्वल टू का साइन प्रेजेंट होता है वो हमारी समीकरण कहलाती है, यानी कि इक्वेशन कहलाती है। तो आप कहोगे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें यहाँ पर समीकरण की पहचान करनी थी। क्लियर सभी को? आप कहोगे सर ऑप्शन सी हमारा। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 आप लोगों के सामने है, जिसमें आपसे पूछा गया है फिर से निम्न में समीकरण की पहचान कीजिए। आपको इनमें से भी समीकरण की पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 67 के लिए हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। चलिए बच्चे जल्दी से, अभी तक 2 ही बच्चों का आंसर आया था, पूरी क्लास का आंसर आ जाना चाहिए था। काफी स्लो आप लोग आंसर कर रहे हो, उसका मतलब। चलिए अभी भी 3 ही बच्चों का आंसर आया है, काफी स्लो आप लोग आंसर कर रहे हो। ऐसा तो बहुत टाइम लगेगा आपको आंसर करने में, इतना स्लो स्लो आप लोग आंसर करोगे तो। चलिए अब हम लोग बंद करते हैं आपका पोल सेक्शन। कितने बच्चों का आंसर आ गया, जस्ट एक सेकंड रुकिए। आंसर आया है सिर्फ 5 बच्चों का, और अभी 2 बच्चे बाकी हैं। 5 बच्चों का आंसर आया है, अभी 2 बच्चे बाकी हैं। तो प्लीज बाकी के 2 बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4। भाई 5 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ, 7 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 2 बच्चे बाकी हैं अभी। और ऐसा कैसा चलेगा कि इतने आसान सवालों का आप लोग सिर्फ आंसर नहीं करना चाहते हो। देख रहे हो, सिर्फ जाकर के क्लिक करना है, उसमें भी आपको क्लिक करने में भी टाइम लग रहा है कि आप क्लिक नहीं करना चाह रहे। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और साथ के साथ रिजल्ट भी दिखा दिया जाता है। देखिए जरा क्या आप लोगों के सामने रिजल्ट है, बताइए। यस सर। सर 5 बच्चों ने सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 5 बच्चों ने सी ऑप्शन भेजा है, बाकी 2 बच्चों ने अपना आंसर भेजा ही नहीं है। देखो पूछा गया था फिर से समीकरण की पहचान कीजिए। समीकरण यानी कि अगर इक्वल टू है तो समीकरण कहलाएगा,
और अगर इक्वल टू नहीं है तो समीकरण नहीं कहलाएगा। क्या इक्वल टू है, आप कहोगे नहीं है, नहीं है तो समीकरण भी नहीं है। क्या इक्वल टू है, आप कहोगे सर नहीं है तो समीकरण भी नहीं है। क्या इक्वल टू है, आप कहोगे सर है, ये रहा, तो ये समीकरण भी है। पूछा गया था निम्न में समीकरण की पहचान कीजिए, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी, इसमें इक्वल टू प्रेजेंट है, तो सर ये हमारा समीकरण भी होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम पढ़ेंगे समीकरण के प्रकार, यानी कि समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अब आप बात करें अगर लीनियर इक्वेशन की, यानी कि इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन यानी कि रेखिक समीकरण। एक होगा हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, और एक होगा हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघात समीकरण। अब समीकरण है तो इनमें इक्वल टू तो आपको दिखाई देगा ही देगा, बाकी इनकी रेखिक, आप जानते हो रेखिक का मतलब क्या होता है, अधिकतम घात एक हो, तो यहाँ पर आपको चर की अधिकतम घात एक दिख रही है। अब बहुत सारे रेखिक समीकरण के उदाहरण लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सर 2x, सॉरी चलो कोई बात नहीं, 25 माइनस 5x बराबर 0, ये भी एक हमारा रेखिक समीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, एक है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई हमारे पास में जो चर होगा उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। आप लिखा सर 2 x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2 प्लस, सॉरी एक काम करते हैं उसमें कुछ माइनस का निशान भी ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा 2x² प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0। आप कहोगे सर माइनस क्यों लिया, क्योंकि काफी सारे प्लस थे, जोड़ करके 0 बने ना बने शंका हो जाती है आप लोगों को, तो हमने इसलिए माइनस का भी निशान ले लिया है कि ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 2 है। क्लियर सभी को। और ये एक हमारी त्रिघात समीकरण है क्योंकि इसमें x की घात कितनी है, 3 है। क्लियर सभी को, बोलिए एक बार। यस सर। समीकरण इसलिए है क्योंकि इनमें इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, और ये रेखिक, द्विघात और त्रिघात इसलिए है क्योंकि इनमें चर की अधिकतम घात वही है जो बोला है। ठीक है, देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आज हम की क्लास के अंदर फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रेखिक समीकरण। रेखिक का मतलब जानते हो, आप कहोगे रेखिक का मतलब जानते हैं कि सर जो अधिकतम घात होगी, जो अधिकतम घात होगी वो एक होगी, और सर एक चर वाला यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चर प्रेजेंट हो, सिर्फ एक ही चर, या तो x हो या फिर y हो या फिर z हो, कोई सा भी चर हो, सिर्फ एक ही चर हो और अधिकतम घात एक हो। आज हम ऐसे समीकरण की बात करने वाले। ठीक है, यानी कि रेखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात एक होती है उसे हम रेखिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण की अगर बात की जाए, यहाँ आप लोग उदाहरण देख पा रहे हो, अच्छा यहाँ नंबरिंग गलत हो गई है, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। आप लोग यहाँ 3 उदाहरण देख पा रहे हो। आपने कहा सर x -1 बराबर 2, ठीक है, आप कहोगे x -1 बराबर 2, क्या ये हमारा एक लीनियर, भाई रेखिक समीकरण की बात हो रही है, क्या एक हमारा रेखिक समीकरण है? आप कहोगे हाँ सर ये एक हमारा रेखिक समीकरण है क्योंकि इसमें इक्वल टू प्रेजेंट है, और सर जो चर है इसकी अधिकतम घात 1 है, सर ये रेखिक समीकरण। अगर y प्लस z बराबर 5 की बात करें तो आप कहोगे हाँ सर ये एक समीकरण है क्योंकि इसमें इक्वल टू का निशान है, और सर जो यहाँ पे चर है ना, सर चर की अधिकतम घात 1 है, सर चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये भी एक रेखिक समीकरण है। कितने बच्चों को समझ में आया, बताइए जरा। यस सर। भाई अगर आपसे कोई पूछे p प्लस क्यू बराबर 7 क्या रेखिक समीकरण है, आप कहोगे हाँ सर क्योंकि चर है इसकी अधिकतम घात 1, सर चर है इसकी अधिकतम घात 1। लेकिन पर अगर आपसे कोई पूछे p गुणा क्यू बराबर 7, अब बताओ क्या ये रेखिक समीकरण है? अब बताओ क्या ये रेखिक समीकरण है? बोलिए हाँ या ना। यस सर। सर हाँ, हमें यही ध्यान रखना है कि बच्चे जब गुणा में दो चर आ जाएं, जब गुणा में दो चर एक साथ आ जाएं, बच्चे अब ये रेखिक समीकरण नहीं है, अब ये रेखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इन दोनों की घात गुणा में लिखी हुई है और ये जुड़ जाती है, तो यहाँ पर 1 और 1 2 बन जाएगा। क्लियर सभी को। बट ऐसी चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमने आपको समझा दिया है कि अगर दो चर हमारे प्लस में आ रहे हैं, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी बराबर 9,
क्या ये रेखिक समीकरण है? आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है। क्लियर सभी को? क्योंकि ये सब प्लस में। हाँ तानिया, हाँ टीना हैंड राइज कर रही है। टीना बोलिए बच्चे। सर अगर ये जैसे ये थर्ड एग्जांपल y इज इक्वल टू 5, तो सर ये भी समीकरण है। हाँ देखो ये भी समीकरण है। क्यों समीकरण नहीं है बताओ? क्या इसमें इक्वल टू नहीं है? इसमें इक्वल टू है। ये भी समीकरण है। क्या रेखिक समीकरण है? चर की अधिकतम घात 1 है और ये रेखिक समीकरण है। क्लियर सभी को? सर वो समीकरण होने के लिए इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए। बिल्कुल, समीकरण वही चीज होती है। सही तो समझाया था समीकरण में कि समीकरण किसको बोलते हैं? जिसमें इक्वल टू का साइन प्रेजेंट हो उसको समीकरण बोलते हैं। ठीक है, जिसमें दो व्यंजक समान हो। अब इनमें ये दोनों व्यंजक समान है। इसमें ये दोनों व्यंजक समान है, एक व्यंजक ये और एक व्यंजक ये, दोनों व्यंजक समान है। इसमें ये दोनों व्यंजक समान है। ठीक है। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो अब हम बात कर रहे थे, यहां पर तो हमने बात की थी सिर्फ रेखिक समीकरण, वो हम समझ गए। अब हम बात कर रहे हैं एक चर वाले रेखिक समीकरण की। एक चर वाले रेखिक समीकरण, देखो रेखिक का मतलब आप लोग जानते हो, रेखिक का मतलब होता है चर की अधिकतम घात 1 हो। समीकरण का भी मतलब आप लोग जानते हैं। समीकरण का मतलब क्या है? कि दो पक्ष हों और उनके बीच में एक समानता यानी कि समता यानी कि इक्वल टू का चिन्ह, समता यानी कि इक्वल टू का चिन्ह। लेकिन पर हम कैसी बात कर रहे हैं? एक चर वाले रेखिक समीकरण की बात कर रहे हैं, तो उसमें केवल एक ही चर होना चाहिए, उसमें केवल एक ही चर होना चाहिए। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमें बताइए कि क्या ये जो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये जो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है x-1 बराबर 2, x-1 बराबर 2, क्या ये हमारा एक चर वाला रेखिक समीकरण है? आप कहोगे सर ये समीकरण तो है, सर ये रेखिक भी है क्योंकि सर इसमें अधिकतम घात 1 है और सर चर भी 1 है, तो सर ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है। टिक लगाओ कि हाँ सर ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात की जाए, सर इसमें एक ही चर है y, इसमें एक ही चर है y, यानी कि सर ये एक चर वाला तो है, क्या रेखिक है? आप कहोगे सर यहाँ पर भी y की अधिकतम घात 1, सर y की अधिकतम घात 1, यानी कि सर इसमें अधिकतम घात चर की 1 है, यानी कि सर ये एक चर वाला है, रेखिक है, और सर ये समीकरण भी है क्योंकि इसमें इक्वल टू का निशान भी है। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो बच्चे आप यहाँ क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर ये समीकरण तो है, सर ये एक चर वाला तो है, लेकिन पर सर ये रेखिक नहीं है क्योंकि यहाँ पर घात 2 है, तो हम कह देंगे सर ये एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है। क्लियर? यस सर। सर ये समीकरण तो है, सर ये समीकरण तो है और रेखिक भी है क्योंकि सर घात 1 है, लेकिन पर सर ये एक चर वाला नहीं है क्योंकि ये चर 2 है, तो हम कह देंगे कि ये एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप लोग कह ही सकते हो कि हाँ सर ये दोनों एग्जाम्पल क्या है? एक चर वाले रेखिक समीकरण के, और ये दोनों एग्जाम्पल एक चर वाले रेखिक समीकरण के नहीं है। क्लियर सभी को? यस सर। एक दो क्वेश्चन पूछ ले छोटे छोटे, इसमें से कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों के सामने पहला सवाल ये रहा, सवाल नंबर 68। आप लोगों के लिए चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। चलिए, ठीक है भाई, अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो अपना माइक ओपन करके कि सर हमें ये नहीं समझ में आया। दो बच्चों का आंसर आया है, 6 बच्चे प्रेजेंट है क्लास के अंदर। पूछा गया है कि निम्न में से एक चर वाले रेखिक समीकरण की पहचान कीजिए। एक चर वाले रेखिक समीकरण, एक चर वाले रेखिक समीकरण। लास्ट 5 सेकेंड्स में 5 4 3 2 1, और सभी का आंसर आ गया है। आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हो पोल सेक्शन में जाके। हम आपका चैट सेक्शन ऑन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपसे पूछा गया है, 6 के 6 बच्चों ने पहला ऑप्शन भेजा है क्योंकि आपसे पूछा गया है एक चर वाले रेखिक समीकरण,
सर अगर यहाँ देखा जाए दो चर हैं, काट दो सर, ये एक चर वाला है ही नहीं। सर यहाँ देखा जाए सर दो चर हैं, सर ये एक चर वाला है ही नहीं, काट दो। सर ये एक चर वाला तो है, समीकरण तो है, पर रेखिक नहीं है क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है, काट दो। सर ये समीकरण भी है, रेखिक भी है, और सर ये एक चर वाला भी है। क्लियर सभी को? तो आप कहोगे सर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है। टीना बच्चा आपने हैंड राइज किया है, टीना? सर अगर इज इक्वल टू के बाद में भी कोई चर हो तो वो द्विचर माना जाएगा। देखो अब आपके डाउट ऐसा हो सकता है सर x-1 बराबर 5x, समझना। तो आप कहोगे सर ये समीकरण है, सर ये एक चर वाला है, और सर ये रेखिक है क्योंकि इसकी घात कितनी है, अधिकतम घात 1 है। अब ये ऐसा भी हो सकता है x-1 बराबर 5y। सर ये समीकरण भी है, सर ये रेखिक भी है, लेकिन पर सर ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि ये एक चर वाला नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है एक चर वाला। क्लियर? यस सर। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी, x+1 बराबर y। सर ये समीकरण भी है, और सर ये रेखिक भी है क्योंकि जो चर है उसके अधिकतम घात 1 है, पर सर ये एक चर वाला नहीं है क्योंकि चर 2 है। ठीक है, तो हमारा आंसर तो वही सही होगा ना, जो एक चर वाला भी हो, रेखिक भी हो, समीकरण भी हो। ठीक है? यस सर। ठीक है, किसी और बच्चे को कोई डाउट है क्या? सर सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 69। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद है, पोल सेक्शन हमने आपके सामने रख दिया है क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। पूछा गया निम्न में से एक चर वाले रेखिक समीकरण की पहचान कीजिए। एक चर वाले रेखिक समीकरण की पहचान कीजिए। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, एक बच्चे का रहता है लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए 6 के 6 बच्चों का आंसर आ गया है। आप लोग पोल सेक्शन के अंदर आंसर देख सकते हो, आप लोग पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर देख सकते हो। बताइए रिजल्ट दिख रहा है ना सभी को? यस सर। सभी को रिजल्ट दिख रहा है ना? ठीक है, यस सर। चलिए तो बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है? मेरा सर सी। सर सी। सी ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, यानी कि 6 के 6 बच्चों ने सी ऑप्शन भेजा है। पूछा गया निम्न में से एक चर वाले, यानी कि एक चर वाले रेखिक समीकरण की पहचान करनी है। आप देखोगे, आप कहोगे सर ये एक चर वाला है क्योंकि इसमें एक ही चर x है। सर रेखिक भी है क्योंकि घात 1 है, लेकिन पर सर समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल टू का निशान नहीं है। तो सर ये हमारा एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है। सर ये हमारा समीकरण तो है, सर रेखिक भी है क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है, लेकिन पर सर एक चर वाला नहीं है क्योंकि सर यहाँ दो चर हैं x और y। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर बात की जाए तो सर ये समीकरण तो है डी ऑप्शन में, सर ये एक चर वाला समीकरण है, लेकिन पर सर ये रेखिक नहीं है क्योंकि इसमें x की घात यानी कि चर की अधिकतम घात 2 है। आप कहोगे सर ऑप्शन सी में अगर देखा जाए तो सर ये समीकरण भी है, सर ये एक चर वाला भी है, और सर अधिकतम घात 1 है चर की, तो सर ये रेखिक भी है, यानी कि ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है। क्लियर सभी को? यस सर। चलिए इसका ऑप्शन सी सही है। लास्ट क्वेश्चन है नंबर 70। हाँ किसी बच्चे को कोई डाउट है? शायद हैंड राइज किया है मीरा गौतम ने। यस सर। बोलिए बच्चे। सर जैसे x प्लस x इक्वल टू और 0 हो सर, वो क्या होगा? एक रैखिक समीकरण। बिल्कुल होगा। आप ये देखो,
आपने कहा सर हमारे पास में इनको जोड़ लो बच्चे, 2x बन जाएगा, 2x बराबर 0। क्या ये समीकरण है? आप कहोगे हाँ सर समीकरण है। क्या ये एक चर वाला है? हाँ सर ये एक चर वाला है। क्या ये रेखिक है? हाँ सर ये रेखिक भी है। तो आप कहोगे 2x बराबर 0 एक चर वाला रेखिक समीकरण है। सर जैसे सर x प्लस y हो तो सर। हाँ अब देखो, अगर x प्लस वाई है तो पहली बात तो ये समीकरण नहीं है। चलो अगर मान लिया 5 के बराबर रख भी दिया तो ये समीकरण तो है बच्चे, चर की अधिकतम घात 1 है। तो आप कहोगे सर ये रेखिक भी है, लेकिन पर ये एक चर वाला नहीं है, पर ये एक चर वाला नहीं है। क्लियर? ओके सर। ठीक है, रेखिक का मतलब होता है अधिकतम घात 1 हो। अभी तो समझाया था आपको कि अगर कहीं p प्लस क्यू बराबर 7 लिखा है तो ये समीकरण तो है और ये रेखिक समीकरण है। ये रेखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए सर ये रेखिक समीकरण है। लेकिन पर सर ये एक चर वाला नहीं है क्योंकि ये 2 चर है। अरे आपका एक चैप्टर नंबर 3 है, बताओ क्या नाम है चैप्टर नंबर 3 का? बोलिए। एक चर वाले या फिर 2 चर वाले रेखिक समीकरण, बोलो क्या नाम है चैप्टर नंबर 3 का? 2 चर वाले रेखिक समीकरण। आपकी बुक में एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 3 है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण, वो कैसे दिखते हैं आपको? 2x प्लस 3y बराबर 4। क्योंकि ये रेखिक क्यों बोले जाते हैं 2 चर वाले? क्योंकि इसमें 2 चर है। 2 चर वाले रेखिक, रेखिक क्यों? क्योंकि इनकी अधिकतम घात 1 है। समीकरण क्यों? क्योंकि इनमें इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 70 आप लोगों के सामने। चैट सेक्शन आपका पहले से ही बंद चल रहा है और अभी हमने पोल सेक्शन आपको ऑन कर दिया क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। चलिए आप लोग जाइए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा क्या गया आपसे? यही पूछा गया है कि निम्न में से एक चर वाले रेखिक समीकरण की पहचान कीजिए, जो आप हमेशा बताते आ रहे हो। ठीक है, चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी अपना आंसर कीजिए। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। भाई रेखिक समीकरण पूछा गया है, कौन सा समीकरण? रेखिक समीकरण, एक चर वाला रेखिक समीकरण। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। 5 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोग आंसर देख पा रहे हो? बताइए, पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो? यस सर। सर डी बच्चे ने सर और डी एक बच्चे ने। बी एक बच्चे ने और डी 5 बच्चों ने भेजा है। पूछा है आपसे एक चर वाला रेखिक समीकरण। एक चर वाला बच्चे, इसमें तो चर क्या है सर? y भी है और z भी है। सर इसमें तो 2 चर है, ये एक चर वाला नहीं है, काट दो। सर इसमें x भी है, y भी है, z भी है। सर इसमें भी एक चर नहीं, बहुत सारे चर है, काट दो। सर इसमें एक चर है और समीकरण भी क्या रेखिक है? आप कहोगे रेखिक नहीं है क्योंकि सर घात 2 है। तो सर ये रेखिक समीकरण नहीं है, काट दो। x प्लस 5, आप कहोगे सर ये समीकरण भी है। सर ये एक चर वाला भी है क्योंकि सिर्फ x है, और सर ये रेखिक भी है क्योंकि इसके अधिकतम घात 1 है। तो आप कहोगे सर ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है। क्लियर सभी को? बोलिए। चलिए तो आप लोगों की ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।